नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा में प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुँचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ। निश्चित रूप से आपकी तैयारी में जो है बूस्ट का काम करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज कि जो प्रसिद्ध उपन्यासकार मोहन राकेश हैं, इनके उपन्यास से हम लोग आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो मोहन राकेश जी की बात करें तो इनके 3 उपन्यास हैं और तीनों उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। पहला उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे 1961 में दिल्ली के अभिजात वर्गीय हरबंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। दूसरा है ना आने वाला कल 1968 में एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण किया गया है। और अंतराल 1972 में स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता का चित्रण मोहन राकेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। अगर आपके पास टाइम मिले तो इन सभी उपन्यास को जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं अंधेरे बंद कमरे। तो अंधेरे बंद कमरे में कितने बोले? अंधेरे बंद कमरे में बोले 61 लोग बंद हैं, है ना। बंद कमरे में कितने बोले? अंधेरे कमरे में कितने लोग बोले? 61 लोग बंद हैं। ना आने वाले कल बोले 68 लोग नहीं आएंगे। और अंतराल बोले 72 का अंतराल बहुत अच्छा होता है, 7 पर 2 का अंतर करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो अंतराल बेहतर रखो, 72 से 72 कर लीजिएगा। अंधेरे में कितने लोग बंद हैं? बोले 61 लोग बंद हैं। ना आने वाले कल कितने लोग हैं? बोले 68 लोग हैं। तो इस तरह से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अंधेरे में 61, ना आने वाले 68, अंतराल बेहतर यानी कि 72 होता है। और नाटक सब किसके हैं? मोहन के हैं। तो मोहन राकेश क्या करते हैं? अंधेरे में 61 लोग को बंद कर देते हैं, कल ना आने वाले की संख्या 68 बताते हैं और कहते हैं अंतराल बेहतर रखो। तो इस ट्रिक से आप इनको याद करिएगा और हमेशा के लिए आपके पास ये दिमाग में बना रहेगा। अगले उपन्यासकार हैं राजकमल चौधरी, जो कि कवि और उपन्यासकार हैं। तो इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास अग्रलिखित हैं, जिन्हें पहला है नदी बहती थी 1962 में, जिसमें सामाजिक राजनीति की जो विद्रूपता है उसका चित्रण देखने को मिलता है। अगला उपन्यास है शहर था शहर नहीं 1966 में, मरी हुई मछली 1966 में, जिसमें समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण दिखाया गया है। अगला है देहगाथा 1966 में, मुक्त यौनाचार का चित्रण किया गया है। और 20 रानियों के बाइस्कोप 1972 में फिल्म जगत के बदसूरत चीज़ों और खूबसूरत सच्चाइयों की कहानी इसमें दिखाई गई है। इन सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए तो एक ट्रिक बनाइएगा। अब राजकमल चौधरी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? चौधरी बता रहे हैं कि देखिए 62 से एक नदी बहती थी। कब? बोले सन 62 से एक नदी बहती थी। तो 62 से हो गया 1962, नदी बहती थी। कहाँ से? बता रहे हैं कि शहर के बीच से, शहर से, है ना। कितने शहर? बोले अच्छे 6 अच्छे। या आप कह सकते हैं कि 66 शहरों से होकर के 1962 से एक नदी बहती थी। उसमें क्या हो गया? 6 अच्छी मछलियाँ क्या हो गई? बहकर चली आई, जो कि मर गई थी। तो मरी हुई मछलियाँ कितनी? बोले 66 अच्छी कह लीजिए, या आप कह लीजिए 66 मछलियाँ बहकर चली आई। तो उनकी देह की गाथा को, उनकी अच्छी देह को, अच्छे देह को, 6 देह को किसने? बोला 20 रानियों ने बाइस्कोप से बड़े बेहतर तरीके से देखा। देखिए, जब किसी चीज़ को हम लोग बाइस्कोप से देखेंगे तो बाइस्कोप से बहुत बेहतर तरीके से दिखाई देगा, अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो बस इसी को ट्रिक में यूज कर लीजिएगा कि 20 रानियों ने क्या देखा? बाइस्कोप से देखा, तो बड़े बेहतर तरीके से उनकी देह जो है दिखाई देती है। एक बार देख लीजिए राजकमल चौधरी क्या बता रहे हैं कि 1962 में 62 से क्या एक नदी बहती थी। कहाँ से बहती थी? बता रहे हैं कि अच्छे शहरों से, या कह लीजिए कि 66 शहरों से बहती थी, जिसमें मरी हुई 66 मछली जो है बहकर चली आती हैं। तो उनकी अच्छी देह को, 66 देहों को, 66 मछली के 66 देहों को 66 शहरों से होकर आई थी। तो उसको कौन? बोले 20 रानियों ने क्या किया? बाइस्कोप से बड़े बेहतर तरीके से देखा, है ना। यानी कि नदी बहती थी 62 में, शहर था 66, मरी हुई मछली 66 और देहगाथा भी 66 में है। तो 20 रानियों ने उसको बाइस्कोप से देखा था, बाइस्कोप से बड़े बेहतर तरीके से देखा, तो 72 से। तो सन भी आपको याद हो जाएगा। और किसके द्वारा? राजकमल चौधरी द्वारा लिखे गए उपन्यास है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। अगले उपन्यासकार हैं निर्मल वर्मा, जो कि अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रांश भाव और मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास अग्रलिखित हैं,
जिन्हें हम लोग देखेंगे। पहला उपन्यास इनका है वे दिन 1964 में, जिसमें चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कभी कभी इसके विषय वस्तु पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो बोले कि वे दिन है ना, 1964 में लिखा गया है। दूसरा है लालटेन की छठ 1974 में। इसमें एक वयस्क की जो लड़की है उसकी मानसिकता का चित्रण किया गया है। एक चिथड़ा सुख 1979 में, बिट्टी ईस मन्नू आदि की अधूरी जिंदगी की कहानी इसमें दिखाई गई है। अगला है रात का रिपोर्टर 1989 में, आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिकता की जो यातना है उसका चित्रण देखने को मिलता है। अंतिम मरण 2000 में लिखा गया इनका अगला उपन्यास है। अब इन सबको कैसे याद करें, तो ट्रिक बना लीजिए। निर्मल क्या थे, वे दिन थे। लालटेन, लालटेन निर्मल होती है, छत पे रखी गई जो लालटेन थी वो निर्मल होती है। एक चिथड़ा जो है वो बड़ा निर्मल था। रात का रिपोर्टर निर्मल होता है, और अंतिम अरण्य जंगल जो 2000 किलोमीटर दूर है बड़ा निर्मल है। तो ये देख लीजिएगा कि निर्मल द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। और अगर इनके सन को देखना हो तो इसको देख लीजिए, क्या बता रहे हैं कि वे कितनी बोले, वे 64 दिन बड़े निर्मल थे। कहाँ, चेकोस्लोवाकिया के। तो बता रहे हैं निर्मल जी कहाँ गए थे, है ना, बता रहे हैं कि वे दिन कितने 64 दिन बड़े निर्मल थे, जहाँ चेकोस्लोवाकिया के वे 64 दिन बड़े निर्मल थे। तो वे से हो जाएगा वे दिन, निर्मल से होगा निर्मल वर्मा, और 64 से होगा 1964, और चेकोस्लोवाकिया से होगा जो चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित इनका उपन्यास है। आगे बता रहे हैं कि कौन, बोले लालटेन की जो 74 है ना टीन है, छत की जो 74 टीन है वो क्या है, बोले निर्मल है। तो लालटेन, बोले लालटेन, छत की लालटेन कैसे, बोली निर्मल होती है, और उनकी संख्या कितनी है, 74 है। एक चिथड़ा सुख, बोले चिथड़े सुख, बोले एक चिथड़े सुख कितने, बोले 79 जो चिथड़े एक में रखे गए हैं वो बड़े साफ साफ है, निर्मल है ना। एक चिथड़ा लाओ, कैसा, निर्मल लाओ, है ना, क्या लाओ, एक लाओ, 69 ना लाओ, एक लाओ, चिथड़ा लाओ, साफ लाओ, ठीक है ना, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। 69 नहीं बल्कि 79 है, 79 ना लाओ बल्कि एक चिथड़ा लाओ, और वो चिथड़ा कैसा हो, निर्मल हो। रात का रिपोर्टर क्या करता है, 89 निर्मल, है ना, 89 निर्मल रातों का चित्रण करता है। कौन, रिपोर्टर, 89 रातों का, है ना, 89 रात जगा हुआ होगा और रात में रिपोर्ट किया, और निर्मल रात का। अंतिम अरण्य जो 2000 किलोमीटर दूरी पर फैला हुआ है, या 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो बड़ा निर्मल है। तो इस प्रकार से आप इन सभी उपन्यास को याद कर सकते हैं। अगले उपन्यासकार और कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। तो दुष्यंत कुमार के लिखे गए जो उपन्यास हैं वो अगर लिखित हैं, जिन्हें हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो पहला उपन्यास इनका है छोटे छोटे सवाल 1964 में। कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन दिखाया गया है। और दूसरा है एक आंगन में एक वृक्ष 1969 में। एक स्त्री अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण किया गया है। देखिए बड़ी अच्छी बात है कि सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम की बात इसमें कही गई। एक आंगन में एक वृक्ष, कैसे याद करेंगे, तो देखिए दुष्यंत क्या करते थे, छोटे छोटे सवाल करते थे। कब, जब कॉलेज परिसर में रहते थे तो बड़े छोटे छोटे सवाल करते थे। कितने बुलाए, 64, है ना। या आप कह सकते हैं छक्का चौका लगाते थे। छोटे छोटे सवालों के क्या कर देते थे, छक्के चौके लगाते थे। कौन, बोले दुष्यंत कुमार। कब, जब कॉलेज में रहते थे। तो आप ट्रिक बना लीजिएगा ना कि छोटे छोटे सवालों के छक्के चौके लगाते थे कॉलेज परिसर में जब दुष्यंत कुमार रहते थे, है ना। तो वही बात है कि दुष्यंत कुमार जब कॉलेज में रहते थे तो छोटे छोटे सवालों के छक्के चौके लगा देते थे। और क्या बताते हैं कि उनके आंगन में, इनके दुष्यंत कुमार के आंगन में एक वृक्ष था, 2 उल्टे सीधे 69, है ना, 69 पत्तियों से, टहनियों से उलझा हुआ था। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि दुष्यंत कुमार के आंगन में एक वृक्ष था जो उल्टे सीधे 69 प्रकार की पत्तियों, डालियों, शाखाओं से उलझ गया था। बस इसको अगर दिमाग में रखे रहेंगे तो निश्चित रूप से बना रहेगा। और आगे कुछ उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास हैं और उनके विषय वस्तु है जिन्हें हम लोग देखेंगे। बात करें तो पहला उपन्यासकार इसमें दिखाई दे रहे हैं रमेश बच्ची, जो कि इन्होंने लिखा है 18 सूरज के पौधे। रमेश बच्ची 18 सूरज के पौधे 1965 में मध्य वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन किया गया है। तो देखिए रमेश बच्ची की बात करें तो एक ही उपन्यासकार है जिनके सामने बच्ची लगा हुआ है। तो बच्ची को आप कर लीजिएगा पच्ची। कहाँ, बोले 18 25 सूरज के पौधे पर आ गए। ये सूरजमुखी के पौधे पर कितने, बोले 18 25। देखे होंगे सूरजमुखी का जब पौधा खिलता है ना तो जगह जगह से तोते आकर उस पर खूब बैठते हैं, गर्मियों के मौसम में देखिएगा। तो बस इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि कौन, बोले रमेश बच्ची, है ना, बच्ची हो गया पच्ची। कहाँ, बोले 18 सूरजमुखी के पौधे पर आकर बैठ गए। कब, बोले 5, है ना, 5-6 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, है ना, या 6 मिनट के लिए, है ना, 65 मिनट के लिए, 65 मिनट के लिए कर लीजिएगा, 65 मिनट आकर बैठ गए। कितने,
बोले 18 सूरजमुखी के पौधे पर 65 पक्षी कर लीजिएगा सीधा, है ना। तो 18 सूरजमुखी के पौधे पर कितने, बोले 65 पक्षी आके बैठ गए। श्रीकांत वर्मा दूसरी बार 1968 में महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण किया गया है। कैसे याद करेंगे, तो श्रीकांत जी को आप लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। तो बता दीजिए कि दूसरी बार उन्होंने कितना, बोले 68 रन बनाया था। श्रीकांत ने दूसरी बार कितना, बोले 68 रन, बस दिमाग में रख लीजिएगा। तो आपका हो जाएगा, श्रीकांत से हो गया श्रीकांत वर्मा, दूसरी बार से होगा, दूसरी बार इनका उपन्यास है, और 68 रन से हो जाएगा 1968। अगले उपन्यासकार हैं ओम प्रकाश दीपक। इनके द्वारा लिखी गई जो उपन्यास है कुछ जिंदगियां बेमतलब, 1968 में समकालीन जिंदगी का तल्ख चित्रण इसमें दिखाया गया है। कैसे याद करेंगे, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि ओम प्रकाश क्या करते हैं, दीपक। ओम प्रकाश के दीपक क्या होते हैं, कुछ जिंदगी से बेमतलब है। ओम प्रकाश को बात कर लीजिए ना, कि बिल्कुल दीपक उनका जो था वो बुझ गया, मतलब, है ना। और क्या हो, जिंदगी से बेदखल बेमतलब के थे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बेमतलब की होती हैं। तो 67 वर्ष, है ना, 67 वर्ष तक उनकी ज़िंदगी क्या है, बिल्कुल बेमतलब बीती। ओम प्रकाश की ज़िंदगी क्या हुई, 68 वर्ष तक जो है बेमतलब की बीती। कितने, 68 वर्ष तक। ठीक है। आगे गिरीश अस्थाना की बात करें, धूप छाही रंग, 1970। द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर जिंदगी के बड़े पैमाने पर चित्रण किया गया है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए गिरीश अस्थाना क्या बता रहे हैं, देखो भाई, गिरीश आस्थाना, आस्था कहाँ, बोले धूप और छाह में रखिए, धूप छाह, गिरीश धूप छाह, बोले 70 वर्ष की उम्र में गिरीश क्या करते थे, धूप छाही लेते थे। धूप छाही, देखो हर व्यक्ति जब 70 वर्ष का हो जाएगा ना, तो गर्मी ठंडी के मौसम में धूप में जाएगा और गर्मी के मौसम में छाह में आएगा। तो धूप छाह 70 वर्ष की अवस्था में आस्था लेते हैं, आस्थाना लेते हैं। ठीक है ना। मुक्तिबोध विपात्र, 1970 में मध्यवर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक उहापोह का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। तो मुक्ति का बोध, बोले विपात्र को, विपात्र देखो, एक कुपात्र होते हैं, एक सुपात्र होते हैं, एक विपात्र होते हैं। तो विपात्र का मतलब मान लीजिए कि वि माने विशेष रूप से जो पात्र है वो, है ना, वो मुक्ति का बोध उसको हो जाता है। कब, बोले 70 वर्ष की अवस्था में। तो क्या जो विशेष रूप से पात्र होगा, विपात्र होगा, उसे 70 वर्ष की उम्र में मुक्ति का बोध हो जाता है। अगले हैं प्रमोद सिन्हा, उसका सार 1970, और आधुनिकता बोध का चित्रण किया गया है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए प्रमोद कह रहे हैं उसके शहर में कब गए, बोले 70 वर्ष में गए थे, है ना। उसके शहर में कितने बार गए, 70 बार गए। प्रमोद उसके शहर में 70 बार गए, और वहाँ से आधुनिकता का बोध इनको मिला कि वहाँ के लोग बड़े मॉडर्न हैं, है ना। उसके शहर में 70 बार गए और उनको पता चला कि वहाँ के लोग क्या हैं, बड़े मॉडर्न हैं, यानी कि आधुनिकता का बोध होता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगले उपन्यासकार हैं इब्राहिम शरीफ, अंधेरे के साथ, 1972 में एक व्यक्ति का समाज की क्रूर शक्तियों के से संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। तो आप ट्रिक बना लीजिएगा, कौन, बोले शरीफ व्यक्ति क्या करते हैं, अंधेरे के साथ बड़े बेहतर तरीके से जी सकते हैं, है ना। कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर व्यक्ति शरीफ है तो अंधेरे के साथ भी बेहतर तरीके से जी सकता है। तो अंधेरे के साथ से हो गया अंधेरे के साथ, शरीफ से हो गया इब्राहिम शरीफ, और बेहतर तरीके से हो जाएगा 1972, है ना। तो कौन, बोले शरीफ व्यक्ति क्या करता, अंधेरे के साथ भी बेहतर तरीके से जी सकता है। ठीक है ना। दूसरा है गोपाल उपाध्याय, एक टुकड़ा इतिहास, 1975 में दलित महिला जिसका नाम है चुनली के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। कैसे याद करेंगे, तो गोपाल ने क्या किया, एक टुकड़ा इतिहास बता दिया। किसका, बोले 75 बार बताया। किसको, बोले चुनरी की महिला, जो महिला थी चुनरी की महिला का क्या होता है कि, है ना, एक टुकड़ा इतिहास 75 बार बताते हैं। ठीक है। गोपाल एक टुकड़ा इतिहास 75 बार दलित चुनरी महिला का बताते हैं। महिप, यह भी नहीं, 1976, स्त्री पुरुष के असफल व तनावपूर्ण संबंध का अंकन इसमें किया गया है। तो देखिए महिप मैंने राजा, यह भी नहीं है ना। 76 बार जोर देके मैं कहता हूँ कि महाराज यह भी नहीं है, महिप यह भी नहीं है। किसी चीज़ की खोज की जाती है, चोर की, या कोई व्यक्ति ऐसा है, तो क्या करते हैं, वो बता रहे हैं कि महिप, महाराज यह भी नहीं है। मैं 76 बार कह रहा हूँ कि यह व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है। तो महिप यह भी नहीं है, 76 बार कह रहा है, बता रहे हैं। भीमसेन त्यागी नंगा सहार, 1977 में, इन्हीं के साथ साथ। तो देखिए भीमसेन की बात करें तो भीमसेन देख ही रहे हो, बड़े बलिष्ठ थे, बलशाली थे। तो क्या करते थे, उनकी बॉडी बड़ी अच्छी बॉडी थी, शरीर थी। तो पूरे शहर में, नंगे शहर में बिल्कुल साथ साथ घूमते थे, नंगे होकर के, मतलब बिल्कुल वैसे बॉडी खोल करके घूमते थे। कहाँ, बोले साथ साथ घूमते थे, शहर में घूमते थे। तो एक ट्रिक बना लीजिएगा, किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही राजनीतिक विचारधारा से कुछ का लेन देन है, बस किसी तरह से आपको आसानी से याद हो जाए, एकमात्र ही उद्देश्य है ना। तो भीमसेन क्या
बड़े बहादुर थे, वीर थे, बॉडी बिल्डर थे, तो शहर में नंगे घूमते थे साथ साथ। 7 से हो गया 77, है ना। विपिन कुमार की बात करें तो विपिन कुमार आप बीती आप 1978। अब देखिए कोई कुमार है जो क्या करता, विपिन में चला जाता है, तो क्या करता है, अपने ऊपर बीती जो 7-8 घंटे की यात्रा है जंगल में, उसको सुनाता है। तो विपिन अपने में बीती हुई 7-8 घंटे की जो बातें हैं, वारदातें हैं, उसको बता रहा है। तो आप बीती कौन, बोले विपिन में कितने, बोले 7-8 घंटे जो बीती थी उसको बता रहा है। कौन, बोले विपिन कुमार। विपिन बता रहा है, कुमार बता रहा है ना। रमेश चंद्र सिन्हा सोमाचरित 1980, बोले रमेश ने क्या बताया, रमेश ने सोमा का चरित्र 80 बार बताया। रमेश ने सोमा का चरित्र 80 बार बताया। रमेश सोमा 80, रमेश सोमा 80, ठीक है ना। रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत रखे 82। देखिए 82 वर्ष की अवस्था में भी रविंद्र कालिया को खुदा बहुत क्या कर रहे हैं, सही सलामत रखे हैं। कितने, बोले 82 वर्ष की अवस्था में भी रविंद्र कालिया को खुदा सही सलामत रखे हैं। दूधनाथ आखिरी कलाम 2003 बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। कैसे याद करेंगे, देखिए दूधनाथ कोई दूध देने वाला है, ग्वाला है, वो क्या करता है, आखिरी बात कलाम 2-3 बार पढ़ देता है ना। तो देखिए कोई दूधनाथ था जो दूध जाके देता था, मान लीजिए कि ऐसी एरिया रही होगी, मुहम्मदन एरिया रही होगी, एक कल्पना कर लीजिए, तो उन लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, तो आखिर में उसने क्या किया, 2-3 बार कलाम पढ़ लिया, है ना। कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि दूधनाथ क्या करते हैं, आखिर में 2-3 बार जो है कलाम पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, 2-3 बार कलाम पढ़ देते हैं। तो 2-3 से हो जाएगा 2003, कलाम से हो गया आखिरी कलाम, और दूधनाथ से हो गया दूधनाथ सिंह। आगे देखिए कुछ बातें बताई गई हैं कि गिरीश अस्थाना का धूप छाही रंग की बात करें, है ना, तो क्या होता है, 70 वर्ष में भी आपने पढ़ा है कि व्यक्ति धूप में रहेगा कब, जब ठंडक आएगी। छाँव में कब रहेगा, बोले जब गर्मी आएगी। तो धूप छाही जो है ना, युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। ये कई बार पूछा भी गया है कि धूप छाही रंग उपन्यास किसका है, तो गिरीश अस्थाना जी का है। अगले बड़े उपन्यासकार हैं, उनके द्वारा लिखे गए ढेर सारे उपन्यास जिन्हें हम लोग देखेंगे, गिरिराज किशोर जी, और इनके उपन्यासों की संख्या ढेर सारी है, जिनमें पहला उपन्यास है लोग 1966 में, यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संतरास का चित्रण इसमें किया गया है। दूसरा है चिड़ियाघर 1968 में, रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन देखने को मिलता है। यात्राएं 1971 में पति पत्नी के बीच मानसिक दूरी का चित्रण किया गया है। और जुगलबंदी की बात करें 1973 में अंग्रेजी सत्ता के अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन किया गया है। 1974 में इंद्र सुने 1978 में, जो कि फटेंसी शैली में लिखा गया उपन्यास है। दावेदार की बात करें तो 69 में 1979 में लिखा गया। तो दावेदार उपन्यास कब लिखा गया, बोले 1979 में लिखा गया। यथा प्रस्तावित की बात करें तो 1982 में, जिसमें क्या है, सरकारी कर्मचारियों की क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण किया गया है। तीसरी सत्ता की बात करें 1982 में, आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन देखने को मिलता है। परिशिष्ट 1984 में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण किया गया है। और असलहा 1987 में वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण किया गया है। अंतर्ध्वंस की बात करें 1990 में, तीसरी दुनिया के देशों में युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन किया गया है। अगला है ढाई घर 1991 में, समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों में बदलते हुए रिश्तों का चित्रण इसमें किया गया है। और बात करें पहला गिरमिटिया 1999 में, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। एक आग का दरिया है 2007 में। तो देखिए ये 3 उपन्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं। ढाई घर की बात करें तो 1991 में है, और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। पहला गिरमिटिया कई बार पूछा गया है, 1999 में लिखा गया है, जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। और एक आग का दरिया है 2007 में लिखा गया है। इस प्रकार से इन सभी उपन्यासों को कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए यहाँ से गिरिराज से आप किशोर को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, कुल्लू में किशोर ले लीजिए। अब किशोर लोग क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, और इनके पास ढेर सारे तनाव भी होते हैं, तनाव कुंठा। तो इसमें देख लीजिएगा लोग, किशोर लोग कैसे, बोले अच्छे होते हैं, और इनके पास द्वंद्व है, तनाव है, अहंकार, ढेर सारी बातें आती हैं, इसमें रहता है। दूसरा है किशोर लोग चिड़ियाघर भी जाते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, और 6 से 8 घंटे चिड़ियाघर में घूमते हैं, और अगर रोजगार जाएंगे तो 6 से 8 घंटे काम करेंगे।
ठीक है ना। यात्राएं करते हैं। देखो जो किशोर लोग हैं यात्रा कैसे करेंगे, बोले साथ, एक साथ, है ना। जितने भी किशोर हैं वो सब क्या करते हैं, एक साथ यात्रा करेंगे, साथ एक यात्रा करेंगे। जुगलबंदी 73 उनकी जुगलबंदी होती है, युगल बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं बड़े 73 मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से 73 है ना। या आप कह सकते हैं जुगलबंदी 73 जुगलबंदी करते हैं कौन, किशोर लोग, ठीक है ना। किशोर लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जुगलबंदी करते हैं, 73 जुगलबंदी करते हैं। और 2 बात करें तो जो क्या है किशोर होता है वो कहता है 7 2 7 2 7 2 4, है ना। 2 नहीं, साथ में 2 4 लोग चलो, 2 4 लोग चलो, 2 कितना, बोले 7 4 2 7 4 2 7 4, है ना। या आप कह सकते हैं 2 लोग क्या करते हैं, 7 लोग 4 4, है ना। तो 2 74 2 74, इस तरह से आप कर लीजिएगा, 2 2 मिलकर 74 हो जाते हैं, है ना। तो किशोर क्या होते हैं, 2 2 मिलकर के 74 हो जाते हैं, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। इंद्र सुने 1978 और फैटेंसी सेल में लिखा गया है, तो इसकी ट्रिक बना लीजिएगा कि इंद्र सुने का मतलब इंद्र माने क्या हो गया, इंद्रधनुष कितने रंग का होता है, बोले 7 रंग का होगा। तो 7 8 कर लीजिएगा कि इंद्रधनुष के 7 8 रंग जो है किशोर को पसंद होता है। यानी कि किशोर जो होता है ना वो 7 अठरंगी क्या करते हैं, कपड़े को पहनते हैं, इंद्रधनुष वाले कपड़े को पहनते हैं। तो किशोर से जोड़ लीजिएगा कि इंद्र सुने और 7 8 रंग के कपड़े पहनते हैं, है ना, सतरंगी। तो इंद्रधनुष सतरंगी 7 8 रंग के कपड़े पहनते हैं किशोर। और दावेदार 79 की बात करें तो देखिए दावेदार अगर बात करें कोई चीज़ होता है ना तो किशोर क्या होते हैं, बिल्कुल ढेर सारे किशोर दावेदार होते हैं, यानी कि 79 दावेदार है ना। कोई चीज़ आती है तो उसमें किशोर कितने, बोले किशोर तो 79 किशोर दावेदार है। यथा प्रस्तावित की बात करें तो 82 किशोरों का नाम प्रस्तावित है। कितने, बोले 82, कितने किशोर, बोले 82 किशोरों का नाम प्रस्तावित है। और आगे बात करें तीसरी सत्ता 82 में, तो देखिए तीसरी सत्ता जब 82 में आएगी तो किशोर के कारण आएगी, किशोर की भूमिका उसमें बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तीसरी सत्ता में किसकी, बोले तीसरी सत्ता में किशोरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और कितने, बोले 82 किशोरों की। प्रशिष्टि की बात करें तो 84 किशोर क्या करते हैं, 84 पृष्ठ पढ़ते हैं, 84 पृष्ठ, है ना। कितने प्रशिष्ट, बोले 84 प्रशिष्ट किशोर पढ़ डालता है। और असलहा से 87 कौन, बोले असलहा से, असलहा दिखाकर सत्ता कौन हासिल करता है, तो किशोर ही काम कर सकता है कि असलहा दिखा के क्या करे, सत्ता हासिल करे, 87 है ना। और अंतर्ध्वंस कौन करेगा, किशोर करते हैं। 90 ध्वंस करेगा कौन, किशोर अंतर्ध्वंस करते हैं। 90 है ना, 90 ध्वंस कर सकता है कौन, बोले किशोर कर सकता है। आगे बात करें ढाई घर, तो ढाई घर में है ना 91 किशोर, ढाई घर देख लेंगे तो 91 किशोर मिल गया, ढेर सारे किशोर होते हैं। पहला गिरमिटिया की बात करें 9 नए गिरमिटिया, पहले गिरमिटिया जब आता है तो नया लगता है, तो 99 हो गया, 99 कह सकते हैं पहला गिरमिटिया 99 में। एक आग का दरिया है ना 27, तो 27 है ना। 2007 में क्या हो गया, एक आग का दरिया देखा किसने, देखा 2007 में एक आग का दरिया देखा किसने, बोले किशोर ने 2007 में एक आग का दरिया देखा। तो इसकी सहायता से इसे आप याद कर लीजिएगा। अगले जो उपन्यास हैं महेंद्र भल्ला जी और इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं, इनमें पहला है एक पथ के नोट्स 1967 में, आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या इसमें दिखाई गई है। दूसरा है दूसरी तरफ 1967 में ही लिखा गया है, प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण किया गया है। और तीसरा है उड़ने के बिस्तर 1987 में, प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। और आगे है दो देश और तीसरी उदासी 1997 में। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो देखिए महेंद्र भल्ला बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि पथ के नोट दूसरी तरफ उड़ने दो, बस ट्रिक बन गया ही कि महेंद्र भल्ला मान लीजिए कोई है ना लेखिका हैं, तो भल्ला स्त्री है, तो क्या कह रहे हैं कि पथ के नोट जो है दूसरी तरफ उड़ने दो, यानी कि पथ के जो नोट्स हैं उसको क्या करो, खर्च करो, है ना। तो पथ के नोट्स दूसरी तरफ उड़ने दो, तो पथ से हो गया एक पथ के नोट, दूसरी तरफ से होगा दूसरी तरफ, उड़ने दो हो जाएगा उड़ने के पेस्तर, और दो से हो गया दो देश और तीसरी उदासी, है ना। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, एक पथ के कितने, बोले एक पथ के 67 नोट, दूसरी तरफ उड़ने दो कितने, बोले 67 नोट उड़ने दो। तो एक पथ के कितने, बोले एक पथ के 66 नोट दूसरी तरफ उड़ा दिया, किसने, बोले पति ने उड़ा दिया, पत्नी ने उड़ा दिया। तो क्या हो गया, तो उड़ा दिया, तो क्या हो गया, उड़ने से क्या हो गया, 87 हो गया, 87 हो गया, और क्या हो गया फिर दो करके 97 जगह जो हो नोट चली गई। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दो करके क्या हो जाते हैं 97 बनेंगे। अगर आप इकट्ठा करोगे दो
नोट इकट्ठा करोगे, 2-2, 3-3 करोगे तो 97 बन जाएंगे, और आप उड़ाओगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से नोट उड़ जाएंगे, है ना। तो पद के नोट दूसरी तरफ उड़ने दो, बस इस ट्रिक से महेंद्र भल्ला के सभी उपन्यास को आप दिमाग में रख सकते हैं। पद से हो गया पद के नोट, दूसरी तरफ से हो गया दूसरी तरफ, उड़ने हो गया उड़ने के पेस्तर, और 2 से हो गया 2 देश और तीसरी उदासी। अगले उपन्यासकार हैं सुरेश सिन्हा, जिनके 2 बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जिनमें पहला है सुबह अंधेरे के पथ पर 1967 में, और दूसरा है पत्थरों का शहर 1971 में। अब इन दोनों को कैसे याद किया जाए, तो ट्रिक बना लीजिए। सुबह अंधेरे में कौन बोले 6-7 बजे उठ जाओ, और पत्थर के शहर पर क्या करो, बिल्कुल चलते हुए 7-1 पहुँचो, 7-1 पहुँचो, यानी कि 7-1 पर पहुँच जाओ। देखो कहीं जाना हो तो सुबह उठो कै बजे, बोले 6-7 बजे उठ जाओ, और क्या करो, पत्थर के शहर से होते हुए, है ना, 7-1-7 पहुँच जाओ, 7-1-7 पहुँच जाओ। ये आप कह सकते हो कि सुबह अंधेरा रहता है 6-7 बजे तक, है ना, और पत्थर का शहर कितना, बोले यहाँ से 71 किलोमीटर दूर है। कौन बता रहे हैं, बोले सुरेश बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन्हें दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। अगले उपन्यासकार हैं गंगा प्रसाद बिमल, और इनके जो उपन्यास हैं अपने से अलग 1969 में, कहीं कुछ और 1971 में, मारीचिका 1973 में, और मृगांतक की बात करें 1978 में। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो यहाँ से गंगा प्रकाश से गंगा को ले लीजिए। गंगा क्या करती हैं, बता रहे हैं कि अपने से अलग जो भी चीज़ें होती हैं उल्टी सीधी 69 चीज़ों को उठा लाती हैं, कहीं से कुछ और कहीं से कुछ उठा के ला करके 7-1 कर देती हैं। गंगा देखती है ना, जब बहते हैं तो क्या करते हैं, उल्टी सीधी सारी चीज़ों को क्या करती हैं, उठा लाती हैं, और कहीं से कुछ और कहीं से कुछ सबको ला करके साथ ला करके एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। और मरीचिका, है ना, देखे होंगे गंगा के जो मरीचिका होती है बिल्कुल 73 होती है, 73 देखेंगे, है ना, और वहाँ पे क्या हो जाता है, मृग का आतंक होता है, 78 मृग का आतंक होता है। यानी कि गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं तो देखे होंगे वहाँ पे ढेर सारे मृग रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पानी वगैरह मिल जाता है, तो मृगों का आतंक वहाँ पर दिखाई देता है। बस इसी को दिमाग में रख लीजिएगा कि 78 मृग का जो आतंक है वो गंगा के किनारे देखने को मिलता है। तो गंगा क्या करती है, अपने से अलग 69 उल्टी सीधी चीज़ों को बहा के लाती हैं, कहीं से कुछ और कहीं से कुछ ला करके एक साथ इकट्ठा कर देती है। मरीचिका वहाँ पे 73 दिखाई देगी, 73, और मृग का आतंक वहाँ पे 78 मृगों का आतंक आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।